हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईएएस विद अरिहंत में। हमारी एक सीरीज चल रही है जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी को लेकर के। उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए अभी हम बायोलॉजी में चल रहे हैं। उसके बाद हम टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन करेंगे, लेकिन उस पोर्शन को स्टार्ट करें उससे पहले हम बात करेंगे अरिहंत पब्लिकेशन की तरफ से प्रकाशित प्रीलिम्स पॉसिबल के नाम से। इस पुस्तक की खासियत ये है, इसमें 250 से भी ज़्यादा प्रश्न पत्र लिए गए हैं जो आईएएस परीक्षा और अन्य जो राज्यों की पीसीएस परीक्षाएं होती हैं उनसे। उन 250 प्रश्न पत्रों में से 3500 से भी ज़्यादा प्रश्न ऐसे हैं जो विज्ञान से संबंधित हैं। उनको एक जगह पर लिया गया है और उनको भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और टेक्नोलॉजी 4 पोर्शनों में डिवाइड किया गया। फिर चैप्टरों में उनको डिवाइड किया गया है और चैप्टर के अंदर भी उनको टॉपिकों में डिवाइड किया गया है। हर एक टॉपिक जब स्टार्ट किया है तो उसके साथ ही शॉर्ट नोट्स दे रखे हैं ताकि अलग से नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े। अब दिक्कत क्या होती है कि जब हम बुक पढ़ते हैं तो उसमें बहुत डिटेल में चीज़ दी हुई होती है। शॉर्ट नोट्स या अंडरलाइन की हुई चीज़ें हमारे काम में आती हैं जब हमको रिवीजन का टाइम होता है या जब हमारा पेपर नज़दीक होता है और हमको बहुत थोड़े समय में बहुत सारी चीज़ों को जानना होता है, तो ये वहाँ ये पुस्तक आपके काम। दूसरी बात कि इसमें जो प्रश्न दिए हुए हैं उनका बहुत ही डिटेल में सॉल्यूशन दिया गया है ताकि कोई भी ऐसा पक्ष ना बचे जो हमारे समझ में ना आए या कुछ भी अछूता इसमें नहीं छोड़ा गया है। तो काफ़ी डिटेल में सॉल्यूशन दिया गया है हर एक प्रश्न। इसके साथ ही अगर कहीं और भी ज़रूरत पड़ी है तो वहाँ पे नॉलेज प्लस के नाम से उस डाटा को एड ऑन किया गया है। अगर कहीं ज़रूरत और भी पड़ेगी, हम लोग भी जैसे अब तक डाटा जोड़ते चले आ रहे थे वैसे और भी इसमें एड ऑन करते चलेंगे, तो आपको अलग से फिर नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी बुक में वो डाटा आप एड ऑन करते चले जाइए। एक तो आपको इससे बेनिफिट ये होगा कि आपको क्वेश्चनों का पैटर्न पता चलता रहेगा। दूसरा, जो आयोग हैं वो कितने डेप्थ तक जाके क्वेश्चनों को पूछते हैं, कितने डेप्थ की नॉलेज उनको चाहिए वो आपको पता चलता रहेगा। और साथ में आपके रिवीजन के लिए भी कंटेंट आपको यहीं पे मिल जाएगा, तो शॉर्ट टाइम में फिर आप उसका रिवीजन भी कर पाएंगे। तो चलिए अपनी सीरीज शुरू करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर 5, जिसमें कोशिका और ऊतकों के बारे में बात करी गई है। अब देखिए, कोशिका क्या है? कोशिका है कि कोई भी जो चीज है, कोई भी जो जीव है वो बना हुआ है, वो कोशिकाओं से ही बना हुआ है। तो किसी भी सजीव की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। संरचनात्मक मतलब उसके शरीर का पूरा निर्माण ही कोशिका से हुआ है, चाहे वो एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय हो। बिना कोशिका के हम जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, ये उसकी कार्यात्मक इकाई होती है, अर्थात बॉडी में जितने फंक्शन होते हैं वो सारे फंक्शन कोशिका में भी किए जाते हैं। तो पूरी बॉडी का एक छोटा सा प्रतिरूप कह सकते हैं हम कोशिका को। बात करते हैं कोशिका की खोज किसने करी, तो रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने 1665 में कॉर्क के टुकड़े में खोज करी कोशिका की। लेकिन ये जो कोशिका थी ये मृत कोशिकाएं थी। इस तरीके से उनको छत्ती नुमा संरचना उसमें दिखाई दी। इन चीजों को उन्होंने क्या कहा, इस चीज को लैटिन भाषा में कहा जाता है चैम्बर। अब चैम्बर का जो लैटिन में नाम होता है वो सेल होता है। ठीक है, सेल भी कहते हैं ना, जैसे जेल में जो रूम होता है जिसमें कैदियों को रखा जाता है उसको भी सेल कहा जाता है। सेल का मतलब होता है छोटा छोटा हिस्सा। तो हर एक हिस्से को उन्होंने सेल कहा, लेकिन ये मृत कोशिकाएं थी। तो जीवित कोशिकाओं की खोज करी एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है ल्यूवेन हॉक। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पे जो कोशिका है उसके बारे में हमको पता चल गया। अब कोशिका सिद्धांत की बात करते हैं। मृत कोशिका की खोज अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले कोशिका किसने देखी, तो रॉबर्ट हुक साहब ने। मृत कोशिका किसने देखी, रॉबर्ट हुक साहब ने। जीवित कोशिका की अगर हम बात करें, उनका नाम है ल्यूवेन हॉक। अब इन्होंने ये कोशिका देखी थी सबसे पहले जीवाणु में, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, जीवाणु विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी इनको कहा जाता है। अब देखिए कोशिका सिद्धांत पे आते हैं। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्लाइडेन एवं स्वान साहब ने। सभी जीव कोशिका एवं उसके उत्पादों के द्वारा निर्मित होते हैं, मतलब सारे जीवों का संगठन कोशिकाओं के द्वारा हुआ है। रुडोल्फ विर्चो नाम के एक साइंटिस्ट ने जिन्होंने इसमें संशोधन कर दिया और कहा कि नई कोशिका की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिका से ही होती है। कोशिका अपने आप नहीं बन सकती है, एक कोशिका से ही दूसरी कोशिका बनती है। अगर पूर्ववर्ती कोई कोशिका नहीं है, पहले कोई कोशिका नहीं है, तो नई किसी कोशिका का डेवलपमेंट भी पॉसिबल नहीं है।
अब आकार और आमाप की बात करते हैं। आकार मतलब वो दिखने में कैसी है, टेढ़ी है, मेढ़ी है, सीधी है, गोल है, चौकोर है, और आमाप का मतलब है वो कितनी बड़ी है, इसके बारे में अध्ययन की बात करते हैं। तो कुछ कोशिकाएं अनियमित आकार की होती हैं, जैसे अमीबा है, डब्ल्यूबीसी है। सबसे छोटे कोशिका की बात करें, सामान्य तौर पर कोशिकाएं कैसी अनियमित हैं, लेकिन कुछ गोल भी होती हैं। जैसे हम बात करें आरबीसी की बात करें तो गोल होती हैं, कुछ लंबाई में होती हैं। जैसे हम जब बात करते हैं तंत्रिका की, तो तंत्रिका कोशिकाएं लंबी होती हैं। तो इस तरह से ये तमाम तरह की होती हैं। अब बात करें सबसे छोटी कोशिका की, तो माइकोप्लाज्मा करके एक जीवाणु होता है, उसकी कोशिका सबसे छोटी होती है। सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका होती है। और जंतुओं में अगर हम बात करें सबसे लंबी कोशिका की, तो तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है। तो सबसे छोटी, सबसे बड़ी, सबसे लंबी कोशिकाओं के बारे में हमने यहाँ पे बात करी। अब देखिए बात करते हैं कोशिका कितने प्रकार की होती है। कोशिका के प्रकार हैं दो। पहला प्रकार, अब इसके साथ यहां पे एक बात और आती है कि हम आखिर जो डिवीजन देख रहे हैं वो किस आधार पर देख रहे हैं, हमने क्या पैटर्न लिया है। तो हमने यहां पे जो पैटर्न लिया है वो विकास लिया है, ठीक है, या उसकी प्रावस्था को लिया है। प्रावस्था के आधार पर या विकास के आधार पर कोशिका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो प्रकार की होती हैं। इनको हम अल्प विकसित भी कहते हैं, और हिंदी में इनको पूर्व केंद्रकीय कहते हैं। यूकैरियोटिक को हम सुकेंद्रकीय कहते हैं, इनको हम पूर्ण विकसित भी कहते हैं। अब बात करें प्रोकैरियोटिक की, इनकी सुविकसित झिल्ली, बद्ध केंद्रक एवं अन्य कोशिकांगों का अभाव होता है। इनमें राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये बहुत ही या तो होते ही नहीं है, और होते भी हैं तो ये बहुत कम विकसित होते हैं, अधिकतर तो इनमें होते ही नहीं है, ठीक है। अब बात करें इनमें जो राइबोसोम उपस्थित होता है वो 70S राइबोसोम उपस्थित होते हैं, जबकि अगर हम सुकेंद्रीय या यूकैरियोटिक की बात करें इनमें 80S राइबोसोम उपस्थित होते हैं। ये क्या होती हैं, ये सुविकसित होती हैं, झिल्लीबद्ध केंद्रक और अन्य कोशिकांग उपस्थित होते हैं, मतलब इनमें हर एक कोशिकांग प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अगर हम देखें कि भाई और क्या डिफरेंस है, कोशिकांगों के अलावा अगर हम बात करें तो इनमें जो डीएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, एक लाइन वाला होता है। और अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें तो इनमें जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, इसमें ये दो लाइनें होती हैं, एक ये अंतर है। इसके अलावा क्योंकि ये अल्प विकसित है तो ये बहुत बड़ी संरचनाओं का निर्माण नहीं कर सकती हैं, इसलिए इनसे किसका डेवलपमेंट होगा, इनसे मोनेरा का डेवलपमेंट होगा, और ये हमेशा एक कोशिकीय जीवों का ही डेवलपमेंट कर सकती हैं। अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोटिक से डेवलपमेंट होगा किनका, प्रोटिस्टा, फंगस या फंगी, प्लांटी, और एनिमलों का डेवलपमेंट होगा, एनिमेलिया। अब इनमें से इसकी बात करी जाए तो ये क्या होता है, प्रोटिस्टा, ये एक कोशिकीय होता है। और बाकी की बात अगर करी जाए तो ये कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। तो ये भी एक बात है, क्योंकि ये विकसित होती है तो ये बड़ी संरचनाओं या बड़े जीव के डेवलपमेंट में ये प्रयुक्त होती हैं। अब जैसे अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की, तो ये जीवाणु, नील हरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया जिसको कहा जाता है, ये इसके उदाहरण हैं। अगर हम विकसित की बात करें तो चाहे हम फंगस का एग्जांपल ले सकते हैं, प्लांटी का एग्जांपल ले सकते हैं, एनिमेलिया का एग्जांपल लेते हैं, प्रोटिस्टा का एग्जांपल ले सकते हैं, ये चारों इसके अंतर्गत आ जाएंगे। मोनेरा के जितने भी एग्जांपल हैं वो सभी प्रोकैरियोटिक के भी एग्जांपल होंगे। अब एक तरीका ये रहा, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब देखिए यहां पे कोशिकांगों की बात होने लगी, लेकिन इससे पहले कोशिका के कुछ और भी तरीके हैं डिवाइड करने के। जैसे एक तरीका ये है भाई कि हम क्या करें, उसकी जो अवस्था है या उसका जहां जहां पे यूज हो रहा है या उसके विभाजन के आधार पर, विभाजन या स्थिति के आधार पर, कोशिका तीन प्रकार की होती है। एक कोशिका जिनको हम सोमेटिक कहते हैं, सोमेटिक कोशिका ये क्या होती है, ये पूर्ण विकसित होती हैं, और इनमें क्या है,
पूर्ण विकसित होती हैं, इसलिए इनका अंग विशेष में ये क्या होती हैं, अगर हर्ट में है तो हर्ट की कोशिका से डेवलपमेंट हर्ट की ही कोशिका का होगा। स्किन में अगर ये अवेलेबल है, अगर क्या स्किन में भी यही होती है, स्किन में है तो ये पूरी डेवलप हो चुके हैं, तो इनसे स्किन सेल का ही डेवलपमेंट होगा। इनसे ऐसा नहीं कि स्किन सेल को लेकर के हम किडनी की सेल का डेवलपमेंट कर सकें। ऐसी कोशिकाएं जो अपनी पूर्ण विकसित अवस्था को प्राप्त हो चुकी हैं, प्रौढ़ हो चुकी हैं, और जो एक अंग विशेष में क्या हो चुकी हैं, स्थापित हो चुकी हैं, और उसी तरह की कोशिकाओं का डेवलपमेंट करती हैं, इस तरह की कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, सोमेटिक कोशिका कहते हैं। दूसरी जो कोशिकाएं होती हैं उनको हम कहते हैं स्टेम सेल, स्टेम कोशिकाएं। ये क्या होती हैं, ये विकासशील होती हैं और अंग विशेष से जुड़ी नहीं होती हैं किसी भी कोशिका को। इनसे विकास कर सकते हैं, मतलब हाथ, पैर, आंख, नाक, मुंह, या फिर हृदय, मस्तिष्क, या फिर किडनी या लिवर, किसी भी तरह की कोशिका को हम बना सकते हैं स्टेम कोशिका की सहायता से। जैसे भ्रूण होता है तो भ्रूण में सभी कोशिकाएं कैसी होती हैं, स्टेम प्रकार की होती हैं। या जायगोट होता है, उसमें सभी कोशिकाएं क्या होती हैं, स्टेम प्रकार की होती हैं। भाई एक ही कोशिका से तो हमारी हड्डियां भी डेवलप हुई हैं, तो इनसे हड्डी भी बना सकते हैं, रक्त भी बना सकते हैं, शरीर में जो कुछ भी है वो सब बना सकते हैं। जब मनुष्य विकसित होता चला जाता है, जन्म ले लेता है, बच्चा जब बड़ा हो जाता है, तो उसके शरीर में स्टेम कोशिकाओं की संख्या कम होती चली जाती है और कैसी कोशिकाएं बढ़ती चली जाती हैं, सोमेटिक कोशिकाओं में वो परिवर्तित हो जाता है। लेकिन फिर भी पूर्ण विकसित मनुष्य में भी एक ऐसा अंग है जहां पे हमको स्टेम कोशिकाएं मिल जाती हैं, लेकिन वो पूरी तरह से प्लूरिपोटेंट टाइप की नहीं होती, मतलब हर कोशिका उनसे नहीं बन पाती है, चुनिंदा 2-3-4 तरह की कोशिकाएं उनसे बन पाती हैं। अब हम बात करते हैं तो हड्डियों के अंदर एक पीले रंग का द्रव पाया जाता है जिसको अस्थि मज्जा या बोन मैरो कहा जाता है। बोन मैरो क्या होता है, असल में स्टेम कोशिकाएं होती हैं जिनसे हम WBC बना सकते हैं, RBC बना सकते हैं, या फिर हम जिनसे लिम्फोसाइट, या आप कहिए कि जिनसे हम प्लेटलेट्स बना सकते हैं। तो ऐसी कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, स्टेम सेल के नाम से जानते हैं। अब तीसरी तरह की जो कोशिकाएं होती हैं उनको हम कहते हैं जनन कोशिकाएं या जर्म कोशिकाएं। अब इनसे क्या होता है, इनसे अंडे या स्पर्म का डेवलपमेंट होता है, और ये अंडे या ओवा और स्पर्म मिलकर के ही आगे जायगोट बनाते हैं। जायगोट भ्रूण में, एम्ब्रियो में डेवलप होता है और एम्ब्रियो बच्चे में डेवलप हो जाता है। तो ये जो जर्म सेल हैं ये क्या होती हैं, हाफ सेल्स होती हैं। ठीक है, इस तरीके से एक ये भी है। एक तरीका ये भी है कि हमने मोटा मोटी क्या किया है, पूरे जो भी हमारे चारों तरफ जीव जंतु हैं इनको हमने क्या किया है, डिवाइड किया है मोटा मोटी 2 कैटेगरी में। तो सेल को भी मोटा मोटी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक को हम कहते हैं प्लांट सेल और दूसरे को कहते हैं एनिमल सेल। मोटा मोटी जो प्लांट में पाई जाती हैं वो प्लांट सेल हैं, और उनमें क्या खासियत रहेगी कि उनमें सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ सेल वॉल भी पाई जाएगी, और उनमें जो वैक्यूल्स होंगी या जो रिक्तिकाएं होंगी वो बड़ी बड़ी होंगी, लेकिन 1-2 ही होगी। जंतु कोशिका के केस में सेल वाल नहीं पाई जाएगी, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी, और जो वोक्यूल्स होंगी वो छोटी छोटी होंगी, बहुत छोटी छोटी, लेकिन बहुत सारी संख्या। इस तरीके से इनमें कुछ डिफरेंस रहते हैं। आप मोटा मोटी ये कह लीजिए कि जो पौधों में उपस्थित हैं वो पादप कोशिकाएं, और जो जंतुओं में उपस्थित हैं वो जंतु कोशिका। आगे बढ़ते हैं। बाह्य आवरण की बात करें तो असल में ये हो गया केंद्रक, ये हो गया हमारा कोशिका झिल्ली। संरचना की बात करें तो ये हो गया हमारा जीव द्रव्य, और ये है केंद्रक। अब आते हैं यहां पे कोशिका झिल्ली या जीव द्रव्य कला। ये लिपोप्रोटीन द्वारा निर्मित होती है, वर्णात्मक पारगम्य होती है। मतलब ये कैसी होती है कि कुछ पदार्थों को ये कोशिका के अंदर जाने देती है, कुछ पदार्थों को कोशिका के बाहर आने देती है। ये हर एक पदार्थ को ना अंदर जाने देती है ना बाहर आने देती है। और ये क्या करती है, जीव द्रव्य की सीमा का निर्धारण करती है, अर्थात जो यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है ये किस लिमिट तक है, कहाँ नहीं इसको निकलना है, कहाँ तक रहना है, उसकी एक भाई कमरा अगर कोई होता है तो दीवारें उसकी लिमिट तय करती है ना, ऐसे ही कोशिका का ये क्या करती है, ढांचा ये निर्धारित करती है। अब बात करते हैं जो कोशिकाएं हैं, जो पादप कोशिकाएं हैं, जंतु कोशिकाएं क्या होती हैं, सामान्यतः मुलायम होती हैं, पादप कोशिकाएं थोड़ी सी
हार्ड होती हैं, तो हार्ड बनाने के लिए एक लेयर और ऊपर चढ़ जाती है, जिसको हम कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। कोशिका भित्ति सिर्फ पौधों में पाई जाती है, जंतुओं में नहीं पाई जाती है। जंतु कोशिका में यह अनुपस्थित होती है। पादपों, कवकों और जीवाणुओं का बाह्यतम सुरक्षात्मक एवं मृत आवरण, ये कोई जीवित भाग नहीं होता है, ये दृढ़ता एवं आकार प्रदान करने के लिए डेवलप हो जाता है। अब बात करें जीव द्रव्य की। जीव द्रव्य जो यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है कोशिका के अंदर, जिसमें सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, उस पोर्शन की हम बात कर रहे हैं। तो डुजार्डिन ने इसकी खोज करी। डुजार्डिन ने, ये क्या है, एक जेली नुमा अर्ध तरल और आधात्री है, ये मैट्रिक्स टाइप का है, बहुत ही चिपचिपा गाढ़ा टाइप का है। जीवन का भौतिक आधार, हेक्सले नाम के एक वैज्ञानिक ने इसको जीवन का भौतिक आधार बताया, अर्थात जीव द्रव्य ही वो कारक है जिसकी वजह से जीवों में जीवन पाया जाता है। जब तक ये जीवित है, जीव जीवित, और जैसे ही ये मृत हुआ, जीव खत्म हो जाएगा। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य द्वारा ये निर्मित होता है। भैया ये जो लिक्विड है बाहर जो भरा हुआ रहेगा, जीव द्रव्य के दो पार्ट हैं, जो केंद्रक के बाहर होगा उसको कोशिका द्रव्य कहेंगे, और यही लिक्विड अगर केंद्रक के अंदर है तो इसको केंद्रक द्रव्य कहेंगे। प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म इसको कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अंतःप्रद्रव्यीय जालिका की बात करें तो इसकी खोज करता है के.आर. पोर्टर साहब। ये द्विझिल्लीबद्ध होती हैं, नलिकाओं एवं थैलियों का बना ये परिवहन तंत्र होता है। खुरदरी ईआर राइबोसोम युक्त होती हैं और प्रोटीन संश्लेषण का ये स्थल होती हैं। दो तरह की होती हैं, खुरदरी और एक चिकनी होती हैं। चिकनी जो ईआर हैं या अंतःप्रद्रव्यीय जालिका हैं, ये क्या है, राइबोसोम विहीन होती हैं, लिपिड संश्लेषण का स्थल होती हैं। जो खुरदरी है वहां पर प्रोटीन, और जो चिकनी है वहां पर लिपिड का निर्माण होता है। अब बात करें लयन काय के बारे में, तो इसके खोज करता है सीवी डुवे साहब। ये कोशिका की आत्मघाती थैली कहलाती हैं। ये क्या होती हैं, पाचक एंजाइमों युक्त एकल झिल्लीबद्ध पुटिका होती हैं। भोजन एवं मृत क्षतिग्रस्त कोशिकांगों का ये क्या करती हैं, पाचन करती हैं। कोशिका में अगर टूट फूट हो गई तो उस टूट फूट हिस्से वाले हिस्से को ये क्या करती हैं, खत्म कर देती हैं। अगर मान लीजिए इतनी टूट फूट हो गई कि उसका रिपेयर नहीं हो सकता, तो ये उसको खा करके खत्म करती हैं, ताकि कोशिका में साफ सफाई बनी रहे। कोशिकांगों की बात करें तो विशेषीकृत अंग जो होते हैं वो कोशिकांग कहलाते हैं। जैसे केंद्रक की बात करें तो इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन साहब ने करी थी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज और केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन साहब ने करी थी। कोशिका का नियंत्रण कक्ष या मस्तिष्क कहलाता है। क्रोमेटिन के रूप में यहाँ पे डीएनए उपस्थित होता है, जिसको क्रोमोसोम्स भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो इसकी खोज कोलिकर साहब ने करी है, और इसको कोशिका का बिजली घर कहा जाता है, क्योंकि भैया यहीं पे भोजन का पाचन भी होता है। कोशिकीय श्वसन द्वारा एटीपी के रूप में ये ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। अब आगे बात करें लवक के रूप में, तो लवक सिर्फ पादपों में ही पाए जाते हैं। इसकी जो खोज है वो हेकल साहब ने करी है। ये डीएनए, देखिए एक तो डीएनए इसमें पाया जाएगा, खुद का डीएनए आरएनए, बाकी किसी कोशिकांग में कोई डीएनए आरएनए नहीं पाया जाता है, लेकिन खुद का डीएनए एक तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, और दूसरा प्लास्टिड में भी खुद का डीएनए पाया जाता है। बट डीएनए हर प्लास्टिड में नहीं पाया जाता, सिर्फ हरित लवक में डीएनए पाया जाता है, और इसमें 70S टाइप का राइबोसोम भी उपस्थित होता है। ये वर्णी लवक जो रंगीन होते हैं, पुष्पों एवं फलों में पाए जाते हैं, उस तरह के होते हैं। अवर्णी लवक ये रंगहीन होते हैं, भूमिगत या प्रकाशहीन भागों में पाए जाते हैं और भोजन संचय का काम करते हैं। तीसरे होते हैं क्लोरोफिल, जो हरे रंग के होते हैं, ये पर्ण हरिम युक्त होते हैं, हरा लवक भी इनको कह देते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण का काम करते हैं, और इनको कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है या निर्माण स्थल भी कहा जाता है। बात करें राइबोसोम के बारे में, तो पेलाडे नाम के वैज्ञानिक ने इनकी खोज करी। इनको कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं भैया, एक तो 70S और एक 80S। ये झिल्ली नहीं होती है इनमें, और ये प्रोटीन का क्या करते हैं, संश्लेषण का काम करते हैं। अब बात करें तारक काय के बारे में। तारक काय सिर्फ जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। तारक केंद्रों द्वारा कोशिका विभाजन में तर्क तंतुओं का निर्माण, अर्थात ये जंतु कोशिकाओं के विभाजन में हेल्प करने वाले कोशिकांग हैं। इनकी वजह से बड़े आराम से कोशिका विभाजन हो जाता है। बात करें गोल्जी काय के बारे में, तो इसकी जो खोज है वो कैमिलो गोल्जी के द्वारा की गई थी। कोशिका का ये ट्रैफिक पुलिसमैन का काम करता है, अर्थात ये नियम या जो व्यवस्था है उसको बनाए रखता है। पदार्थों के परिवहन, लाइसोसोम निर्माण, जटिल शर्करा एवं हार्मोनों के निर्माण को ये क्या करता है, नियंत्रित करता है या उस चीज को
देखता है कोशिका के अंदर। बात करें कोशिका चक्र के बारे में तो ये दो तरह के चक्र इसमें पाए जाते हैं। एक अंतरावस्था पाई जाती है। अंतरावस्था का मतलब है केंद्रक उपापचयी रूप से सक्रिय प्रावस्था है। ये 4 रूपों में मिलती है। जीवन, ये विभाजन पश्चात कोशिका के आकार में वृद्धि की अवस्था है। G0 ये क्या है, विभेदन के कारण अविभाजनशील होती है। S अवस्था की बात करें, डीएनए एवं तारक केंद्र का द्विगुणन इसमें पाया जाता है तथा हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। G2 की बात करें तो कोशिकांगों के संश्लेषण हेतु आवश्यक सामग्री को एकत्र करना और विभाजन के लिए तैयारी करना इसका काम होता है। अब कोशिका विभाजन की बात करें तो केंद्रक और कोशिका द्रव्य का विभाजन जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, विभाजन या एम प्रावस्था के नाम से भी जानते हैं। कोशिका जो विभाजन होता है सामान्य कोशिकाओं में वो समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन प्रकार का होता है। यहां सूत्र का मतलब क्रोमोसोम से लिया जा रहा है। ठीक है, तो जहां पे क्रोमोसोम, जैसे मनुष्य में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो अगर एक कोशिका में 46 हैं तो उससे पैदा होने वाली दूसरी कोशिका में भी अगर 46 हैं तो इसे समसूत्री विभाजन कहेंगे। और अगर मान लीजिए एक कोशिका में कितने हैं, 46 हैं, और उससे पैदा होने वाली कोशिकाओं में अगर 40 का आधा 23 हो गए हैं तो उसको अर्धसूत्री विभाजन कहेंगे। समसूत्री विभाजन से स्टार्ट करते हैं। कायक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कायक मतलब जिनको हमने सोमेटिक कोशिका कहा था, उनमें ये पाए जाते हैं। एक चरण में, मतलब पूर्ण विकसित कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन पाया जाता है। एक चरण में ये हो जाएगा। संतति में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान होती है। 2 संतति कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है, अर्थात एक कोशिका से 2 बनती हैं। इनमें अगर 46 हैं तो इनमें भी 46 ही होंगे। अर्धसूत्री विभाजन की बात करें तो जनन कोशिकाओं में 2 चरण में ये होती है। पहले चरण में अर्धसूत्री विभाजन होता है और दूसरे चरण में समसूत्री विभाजन होता है। संतति में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका की आधी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, 4 संतति कोशिकाओं का जन्म होता है। एक ये मात्र कोशिका जो पार्टिसिपेट कर रही है उसको हम मात्र कोशिका कहते हैं। इससे 2 कोशिकाएं बनेंगी जिनमें 23 गुणसूत्र होंगे। ये अर्धसूत्री विभाजन हो गया। अर्धसूत्री विभाजन का फिर से समसूत्री विभाजन होगा, जिससे 23 वाली 2 बनेंगी और इससे भी 23 वाली 2 बनेंगी। तो ऑल ओवर जब ये प्रक्रिया खत्म होगी तो एक पार्टिसिपेट करेगी और उसमें से टोटल 4 यहां पे हमको उपलब्ध हो जाएंगी। अब ये हो गए 2 मूल प्रकार, जो जैसे हम मनुष्य की बात कर रहे हैं तो पूरे उसकी बॉडी में कितने तरह से विभाजन हो रहा है। इसके द्वारा जन्म कोशिकाएं बनेंगी अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, जैसे कि हम बात करते हैं स्पर्म और ओवम के बारे में। एक होता है असूत्री विभाजन। देखो इनमें क्या हो रहा है कि इसमें इस वाली सेल ने जब पार्टिसिपेट किया तो ये सेल कहां गई, ये गायब हो गई। इससे 2 नई कोशिकाएं बन गई, ये खत्म और इसकी जगह पे 2 नई कोशिकाएं आ गई। यहां पे ये 46 वाली कोशिका कहां है, ये खत्म हो चुकी है और इसकी जगह पे क्या हो गई, 2 नई कोशिकाएं आ गई। फिर उन 2 नई कोशिकाओं की जगह पे 2 नई और आ गई, मतलब ये एक खत्म हुई और उसकी जगह पे 4 आ गई हैं। तो यहाँ पे कोशिका का कोई बर्थ नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोशिका खत्म हो रही है और उसकी जगह पे नई आ रही है। ठीक है, या ये कहिए कि वो डेड बॉडी नहीं है लेकिन उसकी जगह पे 2 बन रही है, उसके आधे आधे हिस्से हो रहे हैं। असूत्री विभाजन में क्या होगा, 40 अगर गुणसूत्र, मनुष्य में तो खैर ये होगी नहीं, तो 40 गुणसूत्र हम यहाँ पे लेंगे नहीं। तो ये किन में होती हैं, सामान्य तौर से ये पाई जाती हैं जो अविकसित भी जंतु हैं या अविकसित जीव हैं या प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये सामान्यतः ये उनमें पाई जाती है। देखो इसको कहते हैं मायोटिस, इसको कहते हैं मायोसिस और इसको कहते हैं एमायोटिस। अब जैसे जीवाणु वगैरह हो गए, यूग्लिना हो गया, उनमें ये पाई जाती है। इनमें क्या होता है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका का जन्म, एक तरह से हम इसको जन्म कहते हैं, बर्थ कह सकते हैं। अब बर्थ क्यों कह रहे हैं भाई, इनमें जो पहली पार्टिसिपेंट कोशिका थी वो गायब हो चुकी है। इसमें क्या होगा, ए भी जिंदा रहेगी और बी भी जिंदा रहेगी, जैसे मुकुलन होता है। इसमें क्या होता है, एक कोशिका में से दूसरी कोशिका का डेवलपमेंट हो जाता है, दूसरी में से तीसरी का डेवलपमेंट हो जाता है। फिर जब इनका विभाजन हो जाता है तो एक ये कोशिका अलग बन जाती है प्लस दूसरी कोशिका ये अलग बन जाती है। इसका मतलब इसमें जो पार्टिसिपेंट कोशिका है वो भी जिंदा रहती है, वो भी बची रहती है, वो पूरी तरह से खत्म नहीं होती है। इसको कहते हैं हम असूत्री विभाजन।
जितने गुणसूत्र एक में होंगे, ए में होंगे, उतने ही गुणसूत्र बी में भी होंगे। अपनी सेम टू सेम डिट्टो कॉपी ये वहां पे तैयार कर देती है। तो 3 तरह का कोशिका विभाजन पाया जाता है। ठीक है, तो एक ऐड और कर लेना, असूत्री विभाजन को और भी ऐड आप कर लेना। एक हो गया समसूत्री, अर्धसूत्री और असूत्री। असूत्री किन में पाया जाएगा? जो अविकसित जीव हैं, जैसे अमीबा है और आपका प्रोटोजोआ वर्ग के जितने भी जीव हैं उनमें सब में ये पाया जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन और स्वान दोनों के द्वारा दिया गया। अभी हमने इसको थोड़ी देर पहले पढ़ा था। तो ये दोनों कोशिका सिद्धांत दिया और इन्होंने क्या किया था? जीवाणुओं की खोज करी या सबसे पहली जीवित कोशिका की खोज करी। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी स्लाइडेन और स्वान ने वर्ष 1838 या 49 में दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीव का शरीर कोशिकाओं व उनके उत्पादों से निर्मित होता है एवं कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। रुडोल्फ विर्चोव ने नई कोशिका की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिका द्वारा ही होती है बताकर इसमें सुधार किया था। ये ऑलरेडी थ्योरी हम पढ़ चुके हैं। दूसरा देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में अंतर करने के लिए, बिल्कुल दूसरे का बताइए, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंतर के लिए कौन उत्तरदायी है? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, राइबोसोम या इनमें से कोई भी नहीं? कोशिका भित्ति की बात करें या कोशिका झिल्ली की बात करें, कोशिका झिल्ली डिफरेंस के लिए उत्तरदायी इसलिए नहीं है क्योंकि भैया कोशिका झिल्ली सभी चीजों में पाई जाती है, चाहे वो जंतु हो, चाहे वो पादप हो, चाहे वो आपका कवक हो, बैक्टीरिया हो, सब में पाई जाती है। राइबोसोम क्या होता है? ये अंदर होता है, तो अंदर वाली चीजें बाहर उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करती, इसका काम सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन संश्लेषण का है। कोशिका भित्ति की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होती है? ये जीवाणु, पादप या कवक, पहले इनको एक ही श्रेणी में डाला जाता था क्योंकि पहले 2 ही कैटेगरी थी जीवों की, एक तरफ थे जंतु और दूसरी तरफ थे पादप। अब क्योंकि कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, भोजन निर्माण खुद से कर लेते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया को पौधे के अंदर ही रखा गया था, पौधे वाले ग्रुप में ही रखा गया था बैक्टीरिया। तो ये जो पूरा का पूरा ग्रुप था उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती थी, जिसके आधार पर ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का डेवलपमेंट हुआ, उनके विभाजन हुआ। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में क्या होता है? टिकोइक अम्ल उपस्थित होता है और म्यूकोपेप्टाइड की मात्रा अधिक होती है, 70 से 80% होती है। इसके विपरीत जो ग्राम नेगेटिव है, इसका मतलब उसमें किसी न किसी चीज की कमी जरूर होगी। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में टिकोइक अम्ल अनुपस्थित होता है और जो म्यूकोपेप्टाइड है उसकी मात्रा भी 10 से 20% ही होती है, बहुत कम मात्रा इसकी होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ग्लूकोज मीठी चीज है, मनुष्य में भी जो शर्करा होती है वो ग्लूकोज के ही फॉर्म में पाई जाती है। फ्रक्टोज, सुक्रोज, सेलुलोज। फ्रक्टोज क्या है? फलों में पाई जाती है, इसको फल शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज पाया जाता है गन्ने के रस में, या जो हम रस वगैरह पीते हैं, चीनी जिसको कह सकते हैं हम एक तरीके से। और सेलुलोज, सेलुलोज की बात करें तो सेलुलोज पाया जाता है, जो लकड़ी कह सकते हैं आप, जो धागे होते हैं, रेसे होते हैं, पौधे का जो हार्ड पार्ट है उसमें सेलुलोज पाया जाता है। बोल रहा सर्वाधिक मात्रा में कौन पाया जाता है? एक तरीके से देखा जाए तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी है, तो बस अगर आपको याद है तो ठीक। समझने के लिए और भी एड ऑन डाटा की बात करें तो ये क्या होता है? मोनोसैकेराइड होता है। मोनोसैकेराइड मतलब ये एक मॉलिक्यूल होता है, उसी से बना होता है, या एक इकाई से बना होता है। फ्रक्टोज भी क्या होता है? मोनोसैकेराइड होता है। और ये जितनी भी सैकेराइड, ये जितनी भी शर्करा होती हैं उनमें ये सबसे ज्यादा मीठा भी होता है। अब बात करें अगर हम सुक्रोज की तो इसको चीनी की शर्करा कहते हैं, इसे डाइसैकेराइड भी कहते हैं, डाइसैकेराइड भी कहते हैं। और भैया सेलुलोज की बात करें तो इसको पॉलीसैकेराइड कहते हैं। जब हम केमिस्ट्री पढ़ रहे थे तो हमने वहां पे पढ़ा था बहुलक, तो ये प्राकृतिक बहुलक है किसका? ग्लूकोज का प्राकृतिक बहुलक सेलुलोज होता है। अब अगर हम बात करें तो जो जितने भी पौधे हैं उनमें लकड़ी क्या होती है? ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। घास का जो पूरा डंठल होता है, गेहूं को जब हम काट दें तो उसमें से जो भूसा बचता है, धानों को काट दें तो जो पुआल बचता है वो क्या है? वो सबका सब सेलुलोज होता है। एक पौधा होता है, उसका तना वाला जो पार्ट है वो भी सेलुलोज से ही निर्मित होता है।
तो भैया ये पूछ रहे हैं प्रकृति में कौन सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो प्रकृति में सेलुलोज सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि पौधे का अधिकतर भाग किससे बना होता है, सेलुलोज से बना होता है। आगे बात करते हैं। सेलुलोज प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह एक पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है जो प्रकृति में मौजूद सभी जीवित या मृत पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। यह ग्लूकोज का बहुलक होता है। पौधों में 50% सेलुलोज उपस्थित होता है। यह संरचनात्मक पॉलीसैकेराइड का प्रमुख उदाहरण है। कोशिका में दो तरह की झिल्ली है ना, एक लेयर है जिसको हम कह रहे हैं कोशिका झिल्ली, उसके ऊपर एक और लेयर है उसको हम कह रहे हैं कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति बनी किससे होती है, सेलुलोज से। अब कह रहे हैं, देखिए फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है। अभी तक हम कई बार इस चीज को बात कर चुके हैं, इसका आंसर बताइए। माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य की उपस्थिति या फिर कोशिका का केंद्रक। मूल अंतर की जब हम बात करते हैं तो मूल अंतर कहां पे आता है भाई, जंतुओं की कोशिकाएं कैसी होती हैं, मुलायम रहती हैं। तो मुलायम कोशिका का क्या है, मुलायम कोशिका का एक ही लेयर से काम चल सकता है। लेकिन जो पादप कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, वो डबल लेयर की होती हैं। क्योंकि भैया पौधे का, अभी जैसे मनुष्य की हम बात करते हैं तो मनुष्य में हड्डियों का डेवलपमेंट हो गया इसलिए वो खड़ा हो पा रहा है, अदरवाइज उसकी कोशिकाएं बहुत मुलायम है। लेकिन पौधे में इस तरह की तो जो कोशिकाएं हैं उनका तो डेवलपमेंट होता नहीं है। पौधे में तो भाई जो नीचे कोशिका होगी उसके ऊपर ही सारे पौधे का भार आना है, इसलिए पौधे की जो कोशिकाएं होती हैं वो बहुत ही हार्ड और मजबूत होती हैं। हार्ड और मजबूत बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लेयर डबल करनी पड़ेगी। पहली लेयर जो दोनों में पाई जाती है, जंतु कोशिका हो या पादप कोशिका हो, उस लेयर को कहते हैं हम कोशिका झिल्ली। और जो दूसरी लेयर वो सिर्फ और सिर्फ कोशिका को कठोर बनाने के काम में आती है, वो जीवित पदार्थ भी नहीं होता है, वो मृत पदार्थ होता है। उस लेयर को कहते हैं हम कोशिका भित्ति, सेल वाल। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाई जाती है, जीव द्रव्य दोनों में पाया जाता है, केंद्रक दोनों में पाया जाता है। सिर्फ ये ऐसी चीज है जो क्या होती है, पादप कोशिका में पाई जाती है। इसके अलावा अगर यहां पे प्लास्टिड भी दे रखा होता तो प्लास्टिड भी सिर्फ किस में पाया जाता है, पादप कोशिका में ही पाया जाता है। अभी हमने कोशिकांग पढ़े थे थ्योरी में, वहां पे ये डाटा भी दे रखा था, तो एक बार आप लौट करके देखेंगे वीडियो में तो आपको ये डाटा भी मिल जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली सही आंसर है आपका, दिलखुश कुमार जी बिल्कुल सही, अफसीन परवीन आपका भी सही है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में जंतु कोशिका से सेल वाल की उपस्थिति के कारण क्या होती है, ये डिफरेंट होती है। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाहर एक अतिरिक्त मृत बाह्य सुरक्षात्मक आवरण पाया जाता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। अब ये बनी किससे होती है, सामान्य तौर पर यह सेलुलोज की बनी होती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, अनुपस्थित होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से प्राणी कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है। अभी हमने इस क्वेश्चन को किया, तो फिर से देखिए ये जो क्वेश्चन है ये एमपीपीएससी में पूछा गया है, इसके अलावा ये यूपीपीएससी में पूछा गया है। अब फिर से एमपीपीएससी में 2010 में इसको रिपीट किया गया है। कोशिका कला, अंतःप्रदीप बीजालिका, सूत्र कणिका या कोशिका भित्ति, क्या ऐसा होता है जो इसमें प्राणी कोशिका या जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। अभी इसके बारे में हमने बात करी थी, कोशिका भित्ति इसमें उपस्थित नहीं होती, इसके बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि क्यों होती है, क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, देखिए कोशिका झिल्ली थी एक तो, या कोशिका थी। कोशिका भित्ति सामान्य तौर पर किसकी बनी होती है, कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज से। कुछ बार ये क्या होती है, जैसे अगर हम बात करें उसकी कवक वगैरह की, तो वहां पे ये काइटिन से भी बनी होती है, लेकिन बहुत रेयर केस में, तब भी इसमें सेलुलोज की कुछ मात्रा पाई जाएगी। अब बात करें अगर हम कि भाई जो कोशिका झिल्ली है, या जो प्लाज्मा झिल्ली है, ये किससे बनी होती है, ये दो पदार्थों से मिलकर बनी होती है। अब ये सेलुलोज से नहीं बनेगी, क्योंकि सेलुलोज वो चीज है जो हार्डनेस प्रोवाइड कराता है। अब जो कोशिका झिल्ली है ये तो जंतु कोशिका में भी पाई जाती है, पादप कोशिका में भी पाई जाती है, कॉमन है ये।
अब जब जंतु कोशिका में पाई जाएगी तो ये क्या होनी चाहिए, मुलायम होनी चाहिए। अब मुलायम होने के लिए सेलुलोज तो नहीं होगा, काइटिन भी नहीं होगा, फिर क्या होगा भाई इसमें, फिर इसमें क्या होगा, ऐसी चीज होनी चाहिए जो मुलायम चीजों को बनाती हो, मतलब कोई चिकनाई टाइप की चीज होनी चाहिए। तो ये बनी होती है प्रोटीन से और लिपिड से, ठीक है। प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, इसमें कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, जो प्रोटीन और लिपिड से जुड़कर क्रमशः ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बनाता है। सिंगर एवं निकोलसन के तरल मोज़ेक मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली में लिपिड की दोहरी परत उपस्थित होती है, जिसमें प्रोटीन के अणु धसे या चिपके रहते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है, एकदम सही है। चलिए, जब एक कोशिका को अति पराशरी विलयन में रखा जाता है तो इसका प्रोटोप्लाज्म, या जैसे कोशिका है उसको अगर हम ऐसे करके, कोशिका बिल्कुल गोल है, अब ये कह रहे हैं कि भाई एक ऐसे लिक्विड में रख दिया गया कि इससे क्या हो जाती है, ये पिचक जाती है, प्रोटोप्लाज्म सिकुड़ जाता है, यह किसके कारण होता है। जैसे समझते हैं इसको, ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमसे ऐसे कह रहे हैं कि भाई अगर मान लीजिए हमने एक किशमिश ली, उसको हमने पानी में डाल दिया, कुछ टाइम बाद देखते हैं किशमिश पूरी तरह से फूल करके अंगूर जैसी हो जाती है। फिर उसी किशमिश को लेकर के हमने क्या कर दिया, एक ऐसे जैसे चीनी की हमने चाशनी बनाई, उसमें डाल दिया, तो धीरे धीरे किशमिश क्या हो जाती, फिर से पिचक करके अपनी पुरानी अवस्था में पहुंच जाती है। जब पहली अवस्था में हमने डाला तो उसको हम कहते हैं परासरण। हालांकि दूसरी अवस्था भी परासरण है, लेकिन एक है अंतः परासरण, जब बाहर से लिक्विड क्या कर रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। पहले किशमिश फूल रही थी, फिर क्या होता है, जब किशमिश को हमने चाशनी में डाल दिया तो किशमिश फिर से क्या हो गई, पिचक गई। अब की बार क्या हो रहा है, बहे परासरण हो रहा है, अर्थात किशमिश में से लिक्विड कहां आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, अंदर से कहां आ रहा है, जहां पे ज्यादा सांद्रता है उधर की तरफ लिक्विड आ रहा है, इसको हम कहते हैं बहे परासरण। अब आप बताइए, अगर कोशिका को अगर हम एक ऐसे लिक्विड में डाल देते हैं जो कैसा है, अति पराशरी है, अर्थात गाढ़ा विलयन है, अगर उसमें अगर डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर बताइए। समझ में आ गया ना। कोशिका मान लीजिए आप, जैसे कि कोई एक अंगूर है या कोई मान लीजिए एक किशमिश है, उसको पानी में फुला दिया, फिर एक गाढ़े लिक्विड में डाल रहे हैं, तो कौन सा परासरण होगा, बहि परासरण होगा ना उसमें। कोशिका के केस में भी ये बहि परासरण ही होगा। कोशिका एक फूला हुआ अंगूर मान लीजिए, जिसको अगर हम एक गाढ़े लिक्विड में रखेंगे तो वो उसमें से क्या कर लेगा, पानी या लिक्विड टाइपों की चीज को खींच लेगा, जिससे कोशिका क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑलरेडी इसकी व्याख्या हम कर चुके हैं, तो आप टेक्निकल टर्म में अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। इस प्रक्रिया में जल के अणु अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली, जिसको कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं, के पार एक विलयन से दूसरे विलयन में विस्तृत होते हैं। इस प्रक्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। अधिक बह परासरण की स्थिति में कोशिका द्रव्य या प्रोटोप्लास्ट अत्यधिक संकुचित होकर कोशिका भित्ति के एक ओर एकत्रित हो जाता है, जिसे जीव द्रव्य कुंचन या प्लाज्मोलाइसिस कहा जाता है। अब ये जो टर्म है प्लाज्मोलाइसिस, आप इसको ध्यान रखिए, ये कब होता है, जब जीव द्रव्य में से लिक्विड बाहर की तरफ फ्लो होने लग जाता है, तब उसको प्लाज्मोलाइसिस कहा जाता है। अब जरूरी नहीं कि हर बार इसी क्वेश्चन को रिपीट करेगा, मे बी प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है आपसे ये भी पूछा जा सकता है, तो पीवाईक्यू में इस चीज का याद रखिए। बिल्कुल सी ऑप्शन एग्जैक्टली सही है आपका। आप सीन परवीन जी, खीरे को काटकर अगर नमक डाल दिया जाता है तो उसमें से पानी निकलने लगता है। अभी हमने देखा था भाई, पानी जो नमक है वो कैसी चीज है, नमक वैसी चीज है जो लिक्विड को एब्जॉर्ब करता है, अपनी ओर खींचता है। खीरे में नलिकाएं होंगी, हम इनको जाइलम कहते हैं, फ्लोएम कहते हैं, उस तरह की नलिकाएं होंगी। नमक डालेंगे तो वो अपनी तरफ क्या करेगा, पानी को खींच के लाएगा। इस तरह से पानी का एक लेयर से बाहर निकल के आना क्या कहलाता है, एक मेम्ब्रेन के या एक लेयर के अंदर जाना या एक लेयर के बाहर आना, इसको हम परासरण कहते हैं। अगर वो अंदर की तरफ जा रहा है तो इसको अंतः परासरण कहते हैं। अगर लिक्विड उस लेयर से बाहर निकल के आ रहा है तो इसको बहे परासरण के नाम से जाना जाता है। तो 8वें क्वेश्चन का क्या आंसर होगा आप बता सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया लिक्विड क्यों बाहर निकल के आ रहा है खीरे से,
क्योंकि नमक ने उसके पानी को बाहर की तरफ खींच लिया, तो ये भी बहे परासरण का एग्जाम्पल है, लेकिन यहां पे बहे परासरण नहीं दे रखा है, सिर्फ परासरण ही दे रखा है। ये भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। परासरण एक विशिष्ट प्रकार का विसरण है। विसरण का मतलब है एक झिल्ली से होकर आर पार निकलना, किसी चीज को क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं, जिसमें अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले, मतलब कम सांद्रता वाला मतलब पतला, और अधिक सांद्रता वाला मतलब गाढ़ा विलयन की ओर विसरित होता है, अर्थात अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरित होता है। जब किसी कोशिका को ऐसे विलयन में रखा जाता है जिसकी सांद्रता कोशिका के जीव द्रव्य की सांद्रता से अधिक हो, अर्थात विलयन अति परासरी हो, जैसे नमक का सांद्र विलयन, तो जल के अणु कोशिका से बाहर आने लगते हैं। इस प्रक्रिया को बहे परासरण कहते हैं। इस अवस्था में कोशिका का ये सिकुड़ जाता है। ये फिर से वही बात आ गई, तो यहां तक से बस यही आपको समझने की जरूरत है। किसी एक लेयर से दूसरी लेयर में लिक्विड का जाना ही क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? भाई पावर हाउस वो भाग कहलाएगा जहां पे भोजन का क्या होता होगा, पाचन होता होगा। भोजन का पाचन, अब पाचन होगा, या इसको हम कह सकते हैं भोजन का ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण जहां भी होगा उसकी वजह से CO2 बनेगी, प्लस एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी किस रूप में रिलीज होगी, ATP के रूप में एनर्जी रिलीज होगी। ये काम होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। वांडा वो साइंटिस्ट है जिसने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया उस कोशिकांग को जहां पे पाचन होता है भोजन का। आगे बात बढ़, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा गृह कहलाता है। यह दोहरी झिल्ली वाला अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है। अर्ध स्वायत्त मतलब इसका DNA RNA क्या होता है, सब अलग होता है, इसके पास खुद का। इसमें कोशिकीय श्वसन के एंजाइम्स पाए जाते हैं तथा वायवीय श्वसन प्रक्रिया द्वारा भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा ATP उत्पन्न होती है। इसमें वायवीय श्वसन के क्रेब्स चक्र एवं इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र संपन्न होते हैं। आगे बढ़ते हैं। नाभिक या केंद्रक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में DNA होता है? सिर्फ दो ही कोशिकांग हैं। एक देखिए, DNA कहां कहां पे पाया जाएगा, DNA पाया जाएगा केंद्रक में, और DNA किस रूप में होगा, DNA होगा हमारा क्रोमोसोम के रूप में। फिर उसके बाद अलावा यह कोशिकांगों में भी पाया जाता है। कोशिकांग दो हैं जिनमें खुद का DNA पाया जाता है, एक है माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें अपना DNA पाया जाता है। फिर दूसरा है जिसका नाम है प्लास्टिड या हरित लवक, उसमें भी अपना DNA पाया जाता है। हर प्लास्टिड में DNA नहीं होता है, लेकिन जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें पाया जाता है। अब यहां पे इन दोनों की बात कर रहा है। तीन चीज है टोटल, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, जिनमें DNA होता है। अब केंद्रक को तो उसने ऑलरेडी बाहर निकाल दिया, हरित लवक इसमें दे नहीं रखा है, तो बचा क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लोरोप्लास्ट में DNA पाया जाता है। इन दोनों सुविकसित कोशिकांग में नग्न द्विरज्जुक वर्तुल DNA के अतिरिक्त 70S राइबोसोम एवं आवश्यक प्रोटीन संश्लेषणकारी एंजाइम भी पाए जाते हैं। इसी कारण ये स्वयं के कुछ आवश्यक प्रोटीन अणुओं का संश्लेषण करने में सक्षम होते हैं, जो नए माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक के निर्माण में सहायक होते हैं। अतः ये दोनों स्वतः गुणन कर सकते हैं, इसलिए इन्हें अर्ध स्वायत्त कोशिकांग भी कहा जाता है। अब बात करते हैं आगे, सौर ऊर्जा ATP में बदलती है। भाई देखिए, भोजन की अगर हम बात करें तो दो काम होते हैं भोजन के साथ, एक भोजन का निर्माण होता है और एक भोजन का क्या होता है, पाचन होता है या श्वसन होता है। निर्माण कहां पे होता है भोजन का, तो भोजन का निर्माण होता है क्लोरोप्लास्ट में।
क्लोरोप्लास्ट में क्या है, सौर ऊर्जा की सहायता से का निर्माण होगा। पाचन कहां पे होता है, पाचन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका में जो ऊर्जा होती है वो एटीपी के रूप में ही होती है। तो पूछ रहे हैं सौर ऊर्जा से एटीपी कहां बनता है, तो जहां पे भोजन का निर्माण होता है अर्थात क्लोरोप्लास्ट में। राइबोसोम में क्या हो रहा है भाई, प्रोटीन का काम होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या काम होगा भैया, माइटोकॉन्ड्रिया में तो पाचन का काम होगा। क्लोरोप्लास्ट वो जगह है जहां पे भोजन का निर्माण होगा। क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिकांग है जिसमें पर्णहरित या क्लोरोफिल नामक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक वर्णक पाया जाता है। यह वर्णक या पिगमेंट पत्तों के हरे रंग का कारण होता है। हरित लवक में प्रकाश संश्लेषण की रसोपरासरणी प्रक्रिया के दौरान सौर ऊर्जा से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या एटीपी का निर्माण होता है या करता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक विलक्षण है जो उसे स्व प्रतिकृति के योग्य बनाता है। हमने अभी पढ़ा था भाई वो खुद की प्रतिकृति बना सकता है, अपना जैसा बना सकता है। वजह उसके पास अपना डीएनए, अपना आरएनए सब कुछ अपना होता है। इसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड भी क्लोरोप्लास्ट की जगह पे माइटोकॉन्ड्रिया भी लिख देगा तब भी, क्योंकि उसके पास अपना डीएनए, अपना आरएनए सब होता है, इसलिए ये अपना प्रतिकृति खुद से बना सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, स्वयं की प्रतिकृति या अपने जैसा, स्वयं अपने जैसा बिल्कुल डिट्टो अपने जैसा बना लेना क्या कहलाता है, स्व प्रतिकृति कहलाता है। क्यों बना पाता है, क्योंकि इसमें डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति पाई जाती है। ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। आगे बढ़े। निम्नलिखित में से किसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है। भैया अभी हमने प्लास्टिड की बात करी थी, तो प्लास्टिड में क्या होता है, एक क्रोमोसोम या क्रोमोप्लास्ट भी, एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, बिना रंग का होता है या सफेद होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है भैया, हरा होता है, और ये क्या होता है, रंगीन होता है। इनमें से ये जो सारे के सारे हैं, ये सबके सब एग्जाम्पल हैं किसके, क्रोमोप्लास्ट के हैं, जो पौधे को रंग प्रदान करते हैं। लाइकोपीन लाल रंग प्रदान करता है किसको, टमाटर को। कैरोटीन गाजर को कैसा, नारंगी रंग प्रदान करता है या लाल रंग प्रदान करता है, किसको, गाजर को। एंथोसाइनिन की बात करें या कैप्सेसिन की बात करें तो ये किस में पाया जाता है, मिर्च में पाया जाता है, जिसकी वजह से उसका हरा रंग होता है, तीखापन होता है। एंथोसाइनिन, ये अभी इसको देखते हैं। हमारा काम तो चल गया, उसने टमाटर से पूछा था, बी से हमारा काम चल जाएगा। एंथोसाइनिन वर्णन की वजह से क्या होता है, जो फलों में लालिमा होती है वो एंथोसाइनिन की वजह से होती है। तो ये किस में पाया जाता है, फलों में लाल रंग। कैप्सेसिन मिर्च में तीखे स्वाद का कारण होता है। ये सभी के सभी क्या हैं, ये सबके सब क्रोमोप्लास्ट का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किन की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। लाइसोसोम और सेंट्रोसोम की अंतःप्रद्रव्य जालिका, और राइबोसोम की गोल्जी उपकरण, और माइटोकॉन्ड्रिया की लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। भैया राइसोसोम क्या करता है, या सॉरी राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। इसी को तो पावर हाउस कहा गया था, या प्रोटीन निर्माण स्थल या प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री। अब ये लगा किस पे होता है, तो ये अंतःप्रद्रव्य जालिका के ऊपर लगा होता है। अंतःप्रद्रव्य जालिका के एक प्रकार खुदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका की सतह पर अनेक कणकीय संरचनाओं के रूप में राइबोसोम पाए जाते हैं। ये प्रोटीन संश्लेषण या अनुवादन के प्रमुख स्थल होते हैं। इसी कारण इन्हें प्रोटीन संश्लेषण की फैक्ट्री भी कहा जाता है। राइबोसोम पर निर्मित सरल रेखीय पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं आरईआर में जटिल प्रोटीन का निर्माण करती हैं। आगे बढ़ते हैं। असूत्री कोशिका विभाजन पाया जाता है स्तनियों की उपस्थिति में, पुराने ऊतकों में, भ्रूणीय कला में, और उपरोक्त सभी में। भाई ये सभी में पाया जाता है। सामान्य तौर पर ये किसमें पाया जाता है,
ये पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के संदर्भ में जब हम प्राणियों की बात करेंगे तो उपास्थि में, कार्टिलेज में पाया जाएगा। जब एम्ब्रियो की कंडीशन होगी तब भी इस तरह का कुछ अवस्था में इस तरह का विभाजन होता है, और जो पुराने ऊतक होते हैं उनमें भी इस तरह का विभाजन पाया जाता है। हमेशा नहीं पाया जाता, कुछ अवस्थाओं में इस तरह का पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं अमायोटेसिस के बारे में कि क्या चीज है। यह कोशिका विभाजन की सरलतम विधि है। यह विभाजन बिना अक्ष या प्रावस्था के ही हो जाता है। यह विभाजन प्रायः उच्च विकसित जीवों में नहीं पाया जाता है, प्रायः नहीं पाया जाता है, कुछ अवस्थाओं में मिल सकता है। असूत्री विभाजन सबसे सरल रचना वाले जीवों में होता है, जैसे जीवाणु, कवक, माइकोप्लाज्मा आदि। असूत्री विभाजन पूर्व केंद्रकीय कोशिकाओं या प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है। इसे रेमेक नामक वैज्ञानिक ने चूजे के भ्रूण की लाल रुधिर कणिकाओं में खोजा था, परंतु इसकी व्याख्या सन 1882 में फ्लेमिंग ने की और इसे प्रत्यक्ष विभाजन, डायरेक्ट डिवीजन कहा। यह विभाजन तर्क तंतुओं के निर्माण के बिना ही संपन्न हो जाता है। इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि विभाजन 3 प्रकार का होता है। थ्योरी के टाइम पे हमने बात करी इसके बारे में। निम्न में से कौन सा समसूत्री विभाजन है? असूत्री विभाजन, माइटोसिस, मियोसिस और उपरोक्त में से कोई नहीं। एमाइटोसिस इसको कहते हैं। ये हो गया अर्धसूत्री विभाजन। फिर समसूत्री कौन होगा? माइटोसिस। इसकी व्याख्या सबसे पहले किसने की? इस कोशिका विभाजन की व्याख्या सर्वप्रथम स्ट्रॉसबर्गर ने की थी। यह मुख्यतया कायक कोशिका, सोमैटिक कोशिका जो पूरी तरह से डेवलप हो चुकी हैं उनमें पाया जाता है। इसे कायक विभाजन या सोमैटिक डिवीजन भी कहते हैं। साथ ही यह जननांगों एवं भ्रूण की भी कायक कोशिकाओं में होता है तथा उसकी वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। कोशिका में से कोशिका बनने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या कहते हैं? सेल डिवीजन के नाम से जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। पादपों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन हेतु सबसे उपयुक्त भाग क्या है? भाई देखिए, जंतु हैं तो जंतु में अगर आपको अर्धसूत्री विभाजन देखना है तो वो मिलेगा स्पर्म में और वो मिलेगा ओवा में या ओवम में। इसके अलावा पादपों में अगर देखना है, पौधों में अगर देखना है तो पौधों में ये मिलेगा परागकोश में। अगर आपको मेल पार्ट चेक करना है पौधे का, फीमेल पार्ट देखना है तो ये मिलेगा आपको कहां? अंडाशय में, जहां पे बीजांडों का निर्माण होता है। इस तरीके से, अगर जरूरी नहीं है कि अगली बार आपको परागकोश ही पूछे, हो सकता है स्पर्म पूछ ले, ओवम पूछ ले, अंडाशय पूछ ले, कुछ भी वो नाम बदल के रख सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परागकोश पादपों के नर जनन अंग पुंकेसर का हिस्सा है। परागकोश में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा एक द्विगुणित पराग मातृ कोशिका से 4 अगुणित पराग कणों का निर्माण होता है। अर्धसूत्री विभाजन में मातृ कोशिका की तुलना में संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। यह जनन कोशिकाओं में होता है। जनन कोशिका, जर्म सेल, हमने ऑलरेडी 3 तरह की कोशिकाएं पढ़ी थी, सोमेटिक सेल, स्टेम सेल और जर्म सेल। आगे बढ़ते हैं। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं? अब भाई देखिए, बिल्कुल एग्जैक्ट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। इसको एपोप्टोसिस कहा जाता है। इसमें होता क्या है कि जो कोशिकाएं किसी काम की नहीं होती हैं बॉडी में, उनको क्या कर देती है बॉडी? उनको किल करके अलग कर देती है। जो किसी काम की नहीं बची उनको मार डाला जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? एपोप्टोसिस कहलाती है। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण को एपोप्टोसिस कहते हैं। यह क्रिया बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाती है। एपोप्टोसिस शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है गिरना। यह प्रक्रिया कोशिकाओं के सामान्य विकास, कोशिका चक्र की परिपक्वता और कोशिकाओं के नियमित कार्यों और गतिविधियों को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इस प्रक्रिया द्वारा शरीर से अवांछित कोशिकाओं को समाप्त कर दिया जाता है। बात करते हैं इस प्रश्न के बारे में। निम्नलिखित कथनों में से कौन से पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच सामान्य अंतर के बारे में सही है? अब पहला स्टेटमेंट, पादप कोशिकाओं में सेलुलोज की कोशिका भित्ति होती है जबकि प्राणी कोशिकाओं में वे नहीं होती। कोशिका भित्ति प्राणी कोशिकाओं में
नहीं पाई जाती है। दूसरा स्टेटमेंट सुनिए, पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती, जबकि इसके विपरीत प्राणी कोशिकाओं में वे होती हैं। तीसरा स्टेटमेंट, परिपक्व पादप कोशिका में एक बृहद रसधानी होती है, जबकि प्राणी कोशिकाओं में अनेक छोटी छोटी रसधानियां या जिनको हम रिक्तिका कहते हैं वो पाई जाती हैं। अब कह रहा है कौन से सही हैं, केवल 1 और 2 सही है, 1 और 3 सही है, 2 और 3 सही है, या 1, 2 और 3 सही है। बताइए इसका आंसर। चलिए देखिए, पादप कोशिका में सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति होती है, बिल्कुल सही बात है। और प्राणी कोशिकाओं में, जंतु कोशिकाओं में ये नहीं पाई जाती है, ये बिल्कुल सही बात है। जंतु कोशिका में कोई कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है, भाई ये तो बात गलत है ना। प्लाज्मा झिल्ली तो पादप कोशिका में भी पाई जाती है, जंतु कोशिका में भी पाई जाती है, ऐसा नहीं होगा। पादप कोशिका में तो इवन 2 झिल्ली पाई जाती हैं, एक क्या है, एक का नाम है कोशिका भित्ति और दूसरे का नाम है प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अगर हम सिर्फ दूसरे स्टेटमेंट के बारे में अगर हमको आता है, तब भी हम ये गलत और ये गलत सही वाले तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा पादप कोशिकाओं में क्या होगा, ये कोशिका होगी तो उसमें बड़ी सी एक खाली जगह पाई जाएगी। जंतु कोशिका में क्या होगा, जंतु कोशिका में ये तमाम सारे डॉट डॉट के रूप में बिखरी हुई होंगी, लेकिन बहुत छोटी छोटी होंगी, संख्या ज्यादा होगी। इसके अलावा पादप कोशिकाएं सामान्यतः कैसी होती हैं, गोल नहीं होती हैं, सामान्यतः इस आकार में होती हैं। जंतु कोशिका सामान्यतः गोल आकार में होती हैं। यह भी एक अंतर दोनों में पाया जाता है। ठीक, ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर लिया है। पादप कोशिकाओं एवं जंतु कोशिकाओं दोनों में प्लाज्मा झिल्ली उपस्थित होती है। यह कुछ पदार्थों को अंदर तथा बाहर जाने देती है, इसके कारण इसे वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है और कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। अब बात करते हैं इस चैप्टर के सेकंड पार्ट के बारे में। इस पार्ट की अगर हम बात करें तो देखिए, समान उत्पत्ति एवं मूल संरचना वाली कोशिकाओं का समूह जो एक समान कार्य करे उसको ऊतक कहा जाता है। पादप ऊतक और जंतु ऊतक ये 2 प्रकार के होते हैं। पादप ऊतक होता है विभाज्य ऊतक, मतलब जिसमें विभाजन होता है, ये शीर्ष पे पाया जाता है। मूल और प्ररोह के शीर्ष, प्ररोह के जैसे पौधे का सबसे ऊपर वाला भाग और जड़ों का नीचे वाला भाग, उसमें पाया जाता है। ये लंबाई के बढ़ने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। पार्श्व ऊतक पाया जाता है इनके मोटाई वाले भागों में, तना मोटा होगा वहां पे। ये कहां पाया जाता है, मूल और प्ररोह, प्ररोह मतलब तना के पार्श्व भागों में पाया जाता है। इसका काम है मोटाई बढ़ाना। और अंतर्विष्ट होता है, ये पत्तियों के आधार और टहनियों के पर्व संधियों पर पाया जाता है। पौधे में जो इस तरह के जॉइंट होते हैं, ये जॉइंटों पे पाया जाता है। इसके अलावा दूसरे तरह के होते हैं परमानेंट ऊतक। विभाज्य ऊतक में विभेदन द्वारा निर्मित ऊतक जो अविभाजनशील ऊतक के रूप में भी होते हैं। बात करें इसके प्रकार के बारे में तो ये सरल ऊतक और जटिल ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, और एक होता है मिश्रित भी होता है इनका एक प्रकार। सरल ऊतक एक प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा निर्मित ऊतकों को सरल ऊतक कहा जाता है। मृद ऊतक, ये मृद ऊतक और स्थूलकोण ऊतक और दृढ़ ऊतक के रूप में होते हैं। ये जीवित होते हैं, पतली भित्ति और अंतरकोशीय स्थान युक्त समव्यासीय कोशिकाओं द्वारा भोजन व जल का संचय करते हैं। स्थूलकोण ऊतक की बात करें तो जीवित और भित्ति के किनारों पर ये पैक्टिन का जमाव वाले होते हैं, लचीलापन प्रदान करते हैं। ये दृढ़ ऊतक की बात करें तो ये मृत होते हैं, भित्ति पर लिग्निन का जमाव इनमें पाया जाता है। ये यांत्रिक होते हैं, अविलंबन व सुरक्षा प्रदान करने का ये काम करते हैं। जटिल ऊतकों की बात करें तो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं द्वारा ये निर्मित होते हैं। ये जाइलम या दारू और फ्लोएम प्रकार के होते हैं। जाइलम जल संवहन ऊतक के रूप में काम करते हैं। ये छोटी छोटी नली टाइप की होती हैं जो जड़ों से क्या करती हैं, पानी और खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाने का काम करती हैं। ये वहनिका, वाहिका, जाइलम मृतूतक और जाइलम तंतु के 4 तरह की कोशिकाओं के द्वारा ये निर्मित होते हैं। 4 पार्ट इनके होते हैं। फ्लोएम की बात करें तो ये भोजन संवाहक ऊतक के रूप में काम करते हैं। पौधे जो भोजन बनाते हैं उसको ये जड़ों तक या बाकी के अंगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। ये चलनी नलिका, सहचरी कोशिका, फ्लोएम मृदूतक और फ्लोएम तंतु के द्वारा निर्मित होते हैं। आगे बात करें उपकला जंतु ऊतक के बारे में बात करें तो ऐसे ऊतक जो जंतुओं में पाए जाते हैं जंतु ऊतक कहलाते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं तो ये 4 प्रकार के होते हैं। उपकला ऊतक अंगों की बाहरी और आंतरिक स्तर बनाने वाली सुरक्षात्मक ऊतकों को, जैसे हमारी स्किन है उसको हम उपकला ऊतक के नाम से जानते हैं। ग्रंथियों का निर्माण करने वाला ऊतक भी यही प्रकार का होता है।
संयोजी ऊतक उसको कहते हैं जो मीसोडर्म द्वारा निर्मित होता है और सारे शरीर को आपस में या अंगों को आपस में जोड़ने का काम करता है, जैसे रुधिर है, लसिका है, अस्थियां हैं। पेशीय ऊतक की बात करें तो जो गति उत्पन्न करने में हमारी हेल्प करते हैं, वैसे ऊतकों को पेशीय ऊतक कहा जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। अरेखीय, ये अनैच्छिक, चिकनी और अंतरांगों में ये पाए जाते हैं। रेखित, ये ऐच्छिक और कंकाली और कंकाल से जुड़ी होती हैं, अर्थात ये हमारी इच्छा के अनुसार काम करती हैं, जैसे मांसपेशियां। और हृदय, ये भी अनैच्छिक होती हैं, शाखित होती हैं और सिर्फ हृदय में पाई जाती हैं। ये बिना थके लगातार काम करती रहती हैं। बात करें तंत्रिका ऊतक के बारे में, तो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई न्यूरॉन होती है। तो न्यूरॉन से मिलकर के बना हुआ ऊतक तंत्रिका ऊतक कहलाता है। अब ये बना किससे होता है, तो ये साइटोन, एक्सोन व डेंड्राइट्स के द्वारा बना होता है। इसका काम क्या है, तो आवेगों को या इंफॉर्मेशन को बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का ये काम करता है। अब देखिए, इसके अलावा जो क्वेश्चन है इसको अगले लेक्चर में किया जाएगा। बात करेंगे हम यहाँ पे सामान्य विज्ञान के बारे में। तो सामान्य विज्ञान की ये पुस्तक आप ले सकते हैं। इसके जो एमसीक्यू हैं उनको भी कर डालिए। बार बार मैं पुस्तक के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि ताकि आप जब अंडरलाइन करते चले जाएंगे, बहुत सारे ऐसे फैक्ट होते हैं जो हम थ्योरी पढ़ रहे होते हैं तो कई बार उन पर हमारा ध्यान भी नहीं जाता है, लेकिन जब एमसीक्यू करते हैं तो उन फैक्ट्स पे ध्यान जाता है। उनको अंडरलाइन कर लीजिए, रिवीजन के टाइम पे आपको बहुत आसानी रहेगी। इसके अलावा इसी चैनल पर भारतीय अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, भूगोल और इतिहास से संबंधित क्लासेस भी चल रही हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा ये जो बाकी की चारों पुस्तकें हैं इनको भी आप बाजार से खरीद सकते हैं और इनके जो एमसीक्यू हैं उनको भी आप लगा डालिए। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट ये होगा कि आप बड़े आराम से जो आपकी ग्रिप है एमसीक्यू पर, देखिए एमसीक्यू ऐसा नहीं आप ज्यादा पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे एमसीक्यू कर पाएंगे या ज्यादा बेटर रिजल्ट दे पाएंगे। बिना प्रैक्टिस के, बिना एमसीक्यू की प्रैक्टिस किए आप एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ नॉलेज का नहीं बल्कि यहाँ पे एक तरह का ट्रिक टाइप का काम रहता है, तो वो जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू कीजिए। एमसीक्यू करने का फायदा ये है कि आपका टाइम बच जाता है। लंबी लंबी थ्योरी की किताबों को पढ़ने से, उनको रिवाइज करने से बच जाते हैं और कॉन्सेप्ट के ऊपर आपकी जो पकड़ है वो भी अच्छी बन पाती है। तो इस टॉपिक को आज यहीं खत्म करेंगे। इसके जो क्वेश्चन बचे हुए हैं इनको नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। इसके साथ ही आज का जो टॉपिक है उसको यहीं विराम देंगे। अगले टॉपिक के साथ अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।